हम लाते शब्बीर का कहना है कि वालिदैन के लिए ही औलाद राहत का सामान होती है। बच्चों से घर में रौनक होती है और वालिदैन इन्हें देख देख कर खुश होते रहते हैं। लेकिन शदीद गुर्बत के बायस अगर बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी ना कर पाएं या उनकी शीर ग़िज़ा और लिबास फराहम ना कर सके तो उनका दिन बुझा बुझा सा रहता है और कभी कभी वो शदीद मायूसी में भी मुब्तला हो जाती हैं। शब्बीर गुज़िश्ता दिनों गुजरावाला में एक नहर के किनारे लोगों का हुजूम देख कर वहीं रुक गया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि अपर चनाब के किनारे खवातीन, मर्द और बच्चे जमा थे। पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी। देहाती मोटरसाइकिलों और साइकिल पर नहर के किनारे आए हुए थे। पहले तो शब्बीर की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब शब्बीर ने मददगारों की कश्ती देखी तो समझ गया कि नहर में किसी डूबने वाले को तलाश किया जा रहा था। सबकी निगाहें नहर की तरफ लगी हुई थीं। हर कोई सांस रोके हुए किसी मौजज़े का मुंतज़िर था। नहर के दूसरे किनारे पर ट्रैफिक हस्बे मामूल चल रहा था। रेस्क्यू टीम मुसलसल पानी में किसी को तलाश कर रही थी। फिर वहीं किसी ने शब्बीर को बताया कि 2 बच्चियां जिनकी उम्रें 8 माह से 3 बरस के दरमियान थीं, पानी में डूब गई थीं। लोगों ने शब्बीर को बच्चियों के मामू की भी निशानदही की, जो नहर के किनारे अपनी भांजियों के लिए परेशान दिखाई दे रहा था। नहर का पानी बज़ाहिर खामोश और पुरसुकून था, लेकिन शब्बीर को यकीन हो गया था कि वो नहर में गिरने वाली मासूम बच्चियों को निगल चुका होगा, क्योंकि बच्चों को पानी में डूबे काफ़ी देर हो चुकी थी और इतनी देर तक नहर के पानी में सांस नहीं लिया जा सकता था। ये सुबह सवेरे का वक्त था। भैंसें नहर के किनारे नहा रही थीं। रेस्क्यू की टीमें अपना काम करके वापस आ चुकी थीं और शब्बीर सोच रहा था कि आखिर ये किस दुखियारी माँ की बच्चियाँ थीं जो नहर में डूब गई थीं। एक लम्हे के लिए शब्बीर ने बच्चियों के मामू की बात भी सुनी। वो खुद भी बहुत परेशान था। हम क्या कर सकते हैं, जो करेगी गवर्नमेंट ही करेगी, वो हमें सपोर्ट करे। हमें लाशें अभी तक कल रात के वो 112 वाले ढूंढ रहे हैं, कल रात के लगे हुए हैं, नहीं अभी तक नहीं मिल रहा। अभी भी वो छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई सुराग नहीं मिला उनका बच्चों का। शब्बीर ये सोच सोच कर तो उदास था ही कि बच्चियों की माँ पर क्या गुजर रही होगी, मगर अब तक शब्बीर को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था कि आखिर ये किसकी बच्चियां थी और नहर के किनारे पर क्या कर रही थी। क्या वो वाकई पानी में डूबी हुई थी या फिर कहीं गली मोहल्ले में खेलते कूदते गायब हो गई थी। शब्बीर दिल ही दिल में किसी मौजज़े की उम्मीद में था कि बच्चियों के वालिदैन की तलाश में निकल गए। शब्बीर जब एक करीबी घर में पहुंचा तो बच्चियों की मां को देखकर शदीद रंज में मुब्तला हो गया। गुमशुदा बच्चियों की मां एक तकिए को अपने सीने से इस तरह लगाए हुए थी जैसे वो उसकी 8 माह की बच्ची हो। उसकी आंखों में हसरत और वीरानी थी, जिससे लग रहा था कि वाकई उसकी बेटियां अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थीं। 8 माह की ज़ैनब और 3 साल की इरम की मां का नाम फायका था, जिसकी 10 बरस पहले शादी हो गई थी। खातून की 5 बच्चे थे, 4 बेटियां और 1 बेटा। मजलूम दुखियारी माँ के घर पहुंचकर शब्बीर को बच्चियों की मौत की तस्दीक तो हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चियों के घर से गायब होने और नहर में डूबने तक की पूरी कहानी सामने आ गई, जो कुछ इस तरह थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फायका का शौहर कुछ मजदूरों के साथ काम कर रहा था। ये एक ज़ेरे तामीर मकान था जिसमें आखिरी रोज का काम चल रहा था। शाम को काम खत्म हुआ तो सेठ ने फायका के शौहर को मजदूरी अदा की, जिसके बाद वो घर की जानिब लौट गया। फायका का शौहर घर पहुंचा तो उसकी 3 साल की बच्ची दौड़ती हुई आई और अपने बाप की टांगों से लिपट गई। जाओ बेटा अंदर जाओ। फायका अपनी 8 माह की बच्ची को गोद में लिए टहल रही थी। क्या हुआ? इसकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, सुबह से पेट में बहुत दर्द है। रो रो के बुरा हाल किया हुआ, बड़ी मुश्किल से भी सुलाया। अच्छा, शाह मुझे दो। उस गाड़ी ने दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर कर दिया था। दोनों के दरमियान झगड़े तक शुरू हो गए थे। कई बार फायका अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती, जो निस्बतन खुशहाल थी। शब्बीर ने एक रात देखा कि फायका अपने शौहर से नाराज सी नजर आ रही थी। मैं कल अम्मी का जा रही हूँ। अच्छा, क्यों? क्यों? आपको नहीं पता क्यों? तो कम से कम यहाँ पर बच्चों को भूखा मारने से बेहतर है कि अम्मी क्या ले जाऊं। कुछ खाने को तो मिलेगा उन्हें। अच्छा बाबा, जो तुम्हारा जी चाहे करो, मेरे बस में कुछ नहीं है।
अगर कमा कर खिला नहीं सकते थे तो क्या जरूरत थी शादी करके 5-5 बच्चे पैदा करने की? समझ में नहीं आ रहा। आगा खुदा के लिए बस करो, मैं वैसे बेरोजगार हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो दिखेगा। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा जब फायका का शौहर सोकर उठा तो घर में कोई मौजूद नहीं था। उसने पूरे घर का जायजा लिया और फिर समझ गया कि बीवी घर छोड़कर जा चुकी थी। फायका के शौहर ने नलके से मुंह पर पानी का छींटा मारा और घर से बाहर निकल गया। वो एक ऐसी जगह जाकर बैठ गया जहां दीगर मजदूर मजदूरी के इंतजार में मौजूद थे। कुछ मजदूरों को लोग अपने साथ ले गए, लेकिन फायका के शौहर को उस दिन काम नहीं मिल सका। फिर वो अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक ढाबे पर पहुंच गया जहां मजदूर खाना खा रहे थे। बैरे के सवाल पर फायक के शौहर ने अपनी जेब टटोली और रकम का अंदाजा लगाकर खाना मना कर दिया। चाय बिस्कुट लिया यार। बैरा सर हिलाता हुआ चला गया और फायका के शौहर को अपने बच्चे याद आने लगे। उसे याद आया कि एक दिन जब वो थका हारा अपने घर पहुंचा था तो उसकी 3 साला बेटी कितने प्यार लाड से बाप की टांगों से आकर लिपट गई थी और बाप ने अपनी परेशानी में बच्ची को प्यार करने के बजाय उसे डांट कर एक तरफ कर दिया था। बाबा गुड़िया। क्या गुड़िया गुड़िया लगा रखी हैं? घर में घुसा नहीं और फरमाइशें शुरू हो गई। चलो अंदर जाओ। क्या हो गया? फिर बच्ची को डांट रहे हैं? अरे मेरा दिमाग खराब हो गया इसलिए डांट रहा हूँ बच्ची को। जाओ अंदर लेके जाओ इसे। चलो बेटा। नहीं, मुझे मम्मा आपके पास नहीं जाना, बाबा के पास जाना है। बाबा मेरी गुड़िया। जाओ अंदर जाओ। गुड़िया गुड़िया गुड़िया। बाप ने झिल्लाकर बेटी को थप्पड़ रसीद कर दिया। बेटी बिलबिलाकर माँ के पास चली गई, जिसके बाद फायका का शौहर तन्हाई में काफी देर तक आंसू बहाता रहा और फिर सोई हुई बेटी के बराबर लेटकर उसे देर तक प्यार भी करता रहा। फायका और उसके शौहर को बच्चे बहुत ही अजीज थे। दोनों अपने बच्चों से टूट कर प्यार करते थे, लेकिन गुर्बत और बेरोजगारी ने सारी शफकत, सारी मोहब्बत का बेड़ा गर्क कर दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फायका के शौहर का मूड खुशगवार था। फायका मैं बाजार जा रहा हूँ, गोश्त ला दूं क्या? अरे कहाँ हो? जी आई। हाँ, गोश्त भी ले आए और अगर पैसे बचे तो टमाटर भी ले आना। हाँ हाँ पैसे हैं मेरे पास, ले आऊंगा टमाटर। अरे हमारी बेटी हरीम कहाँ है? वो अंदर होगी कमरे में। हरीम बेटा आओ, बाबा चीज दिलाएंगे। फायका की 3 साला बेटी हरम दौड़ती हुई बाप के पास आई तो बाप उसे प्यार करने लगा। आओ बेटा, बाबा चीज दिलाएंगे। लाओ इसे भी मुझे दो, इसे भी आज मैं सैर करा दूं। चलो बेटा। जल्दी आइएगा। हाँ हाँ जल्दी आऊंगा। फिर कुछ देर बाद फायका के शौहर को दुकान से खरीदारी करते देखा गया, जिसके बाद वो मुबैना तौर पर सस्ताने के लिए कुछ देर नहर के किनारे घास पर देखा गया। 3 साला हरम घास पर दौड़ भाग कर रही थी, जबकि छोटी 8 माह की बेटी बाप की गोद में थी। यहाँ तक जानने के बाद शब्बीर तकरीबन इस नतीजे पर पहुंच गया था कि बाप की गफलत से 3 साला बच्ची का पांव फिसल गया होगा और वो नहर में जा गिरी होगी, जबकि बच्ची को बचाने की कोशिश में गोद वाली बच्ची भी बहती हुई नहर में गिर गई होगी। मगर किस्सा कुछ और ही था। शब्बीर अब ये कैसे बताता कि बाप ने शदीद गुर्बत और फाकों से तंग आकर अपनी दोनों बेटियों को खुद अपने हाथों से नहर में फेंक दिया था, जबकि बच्चियों की लाशें बरामद हो गई थी। बच्चियों की माँ सकते के आलम में थी और यही कहे जा रही थी कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने पूरी बात बताई तो शब्बीर का दिल कट कर रह गया। पता नहीं कल की होया ने आपे चुक लिया ज़ैनब नूं। मैं कहा ले पापा जी बड़ा तुहानूं प्यार आ रहा कुड़ियां ते, कहंदा गोश्त लिया के देना वा तैनूं। किंदा कीता ही मैं, किंदा ट्यूशन बस इन्नी गल कीती है, बाद चों नहीं लै के आए घर। मैं मेरे बच्चियां ला के दो, मेरी मासूम बच्चियां दोनों, बस इतना भाग्य तो लेके दूसरे बच्चों को भी। मुझे तो पता ही है गाँव की है इन्होंने। डूब कर मरने वाली बच्चियों की दादी, नानी और दीगर रिश्तेदार सभी कुछ न कुछ कहते हुए नजर आए। बस यही गल, कोई लड़िया नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो इंज पता नहीं जेन होने नु की होया, ओदा जेन ही नहीं सी काम करदा। कोई समझ आज नहीं, कोई बच्चियां अपनियां को सुटदा।
पता नहीं चलिया की बनया सो तो की नहीं। ये है बच्चियों का बाप जिसने इंतहाई संगदिली का मुजाहरा करते हुए अपनी बच्चियों ही की जान ले ली थी। ने काम ना किया, पता लगना की करना की है, फिर मैं नया पे जा मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं आ गया फिर। हाँ तो सर दूसरे बेटे को भी लेके जा रहा था? नहीं वो ऑन डे है राज चीज लैन, वो उसे फिर टकरा होया है ना, वो फिर पूछा मैं बच्चे कितने जाने को पता लग गया, वो फिर पता लग गया फिर था गया। पुलिस ने इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो मौक़िफ़ दिया था वो ये है। एक तो जो जाहिर तौर पर चीज़ सामने आई है वो पॉवर्टी नजर आई है, गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक तो हमारे पास ये लाइन है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी इशू आ रहा है, और जो इसने बताया कि गुर्बत की वजह से मैंने स्टेप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। वैसे भी उनके और घर में क्या घरेलू हालात है उनको मद्देनजर रख उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे इंशाल्लाह। संडे वाले दिन एक की डेड बॉडी मिली वहाँ हेमनाबाद से, दूसरी की ट्यूसडे को मिली है, दोनों की मिल गई है, उनका पोस्टमार्टम करवाया है, पोस्टमार्टम के बाद उनका हैंड ओवर कर दिया। शब्बीर का कहना है कि इस अलमनाक वाक़े के जिम्मेदार बच्चियों का बाप तो है ही, लेकिन ये सवाल भी है कि अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि इस तरह के अलमनाक वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। जैसे गुज़श्ता दिनों हाफिजाबाद सखीकी में गुर्बत की वजह से ऐसे ही एक वाक़या पेश आया जिसमें एक माँ ने अपनी 3 बच्चियों को नहर में फेंक दिया था। शब्बीर को पता चला कि सखीकी के करीब भट्टा मजदूर आबिद हुसैन की बीवी शौहर की बेरोजगारी और फाकों से तंग थी, जिस पर उसने अपनी 2 छोटी बेटियों और एक बेटे को नहर में फेंक दिया था। शब्बीर ने जिम्मेदार इदारों और हुकूमत से अपील की है कि खुदा के लिए मुल्क में अवाम के रोजगार का इंतजाम किया जाए, वरना इस तरह के अलमनाक वाक़यात की रोकथाम करना नामुमकिन हो जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि मुआशरे में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो किसी दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। खास तौर पर अगर किसी मजबूर औरत पर बुरा वक्त पड़ जाए तो उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। शब्बीर ने गुजरात में थाना कुड़िया नौलप की हुदूद में एक ऐसा ही वाकया देखा है। उस दिन जाहिदा बीबी बहुत खुश थी। बड़े से घर में नौकर चाकर घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थे और जाहिदा बीबी अपने मुलाजमीन को हिदायत जारी करती जा रही थी। सुनो, काम सारा खत्म कर लिया तुमने? खिड़कियां वगैरह सब कुछ देख लिया? जी बाजी, खिड़कियां भी ठीक से साफ कर दी और पर्दे भी सेट कर दिए। ठीक है। और तुमसे कहा था गोश्त मंगवा लेना, मंगवा लिया? बाजी वो सीधा गया नहीं। अच्छा ठीक है, जैसे अपने काम खत्म कर लो ना तो तुम चिकन का कोरमा बना देना। ठीक है बाजी। और हाँ, कोरमे में मसाला थोड़ा सा कम रखना, तुम्हारे साथ को ज्यादा मिर्चें पसंद नहीं है। ठीक है बाजी। बाजी बुरा ना मानो तो बात पूछूं? हाँ पूछो ना। साहब आपके साथ क्यों नहीं रहते? फिर वही फजूल बात, वो मेरे साथ रहे या किसी और के साथ? तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैंने तो वैसे ही पूछ लिया बाजी, गुस्सा तो ना हो। वैसे भी आज इतनी खुशी का दिन है। हाँ, दिन तो आज बहुत खुशी का है। कई सालों बाद आ रहे हैं ना वो यहाँ। बाजी आपके शौहर इतने अमीर हैं तो आपकी आंखों का इलाज क्यों नहीं करा लेते? सुना है विलायत में आंखों का अच्छा इलाज हो जाता होता होगा, मुझे क्या पता। बहुत ज्यादा बातें करने लगी हो तुम। जल्दी से अपना काम खत्म करो और किचन में जाके खाना बनाओ, और जब ये सारा काम खत्म हो जाए ना मुझे बता देना। ठीक है बाजी। शब्बीर ने देखा कि जाहिदा बीबी रास्ते को टटोल कर चल रही थी। तब शब्बीर की समझ में आया कि जाहिदा बीबी नाबीना थी। बीनाई ना होने के बावजूद वो पूरे एतमाद से चल रही थी। वो फ्रिज के पास पहुंची, पानी की बोतल निकाली, पानी पिया और फ्रिज बंद करके अपने कमरे में चली गई। जाहिदा बीबी एक मौरूसी बीमारी के सबब नौजवानी में ही अपनी बीनाई खो चुकी थी, लेकिन इलाके के एक खाते पीते घराने में इसका रिश्ता हो गया। जाहिदा बीबी अपने कमरे में एक आरामदेह कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो कहीं अपने माजी में खोई हुई थी। उसे अपनी रुखसती के वो मनाजिर याद आए जब उसके दूल्हा ने उसका हाथ थामकर उसे कार में बिठाया था। फिर उसे वो मनाजिर भी याद आने लगे जब वो अपने शौहर से पूछती थी कि उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं।
अच्छा सुनो, आप कब तक आएंगे? मैं शाम तक आ जाऊंगा, थोड़ा काम ज्यादा है आज। अच्छा, मैं आपका कौन सा ड्रेस निकालूं शाम के लिए? जनाब वही वाले जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, वो ब्लू वाला? ठीक है। आपको कितनी बार कहा है अपने जूतों को पॉलिश कर लिया करें। अरे कर ही तो पॉलिश किए थे। वैसे तुम्हें कैसे पता? अच्छा, अब मैं अपने शौहर के जूतों को भी नहीं पहचानूंगी। हाँ, मैं अपने दिल की आंखों से देखती हूँ। ज़ाहिदा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अपने साथ इंग्लैंड ले जाऊं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। जी। जाहिदा ने शौहर को रुखसत करके दरवाजा बंद कर लिया था। अभी वो अपने ख्यालों से पूरी तरह निकली भी नहीं थी कि दरवाजे की मखसूस अंदाज में घंटी बजने पर वो खुशी से उठकर खड़ी हो गई। कोई है? शीदे, शीदे। जी बेगम साहब। बेल बजी, देखो दरवाजे पे कौन है, कहीं साहब तो नहीं है? मुलाजिम अपनी मालिकन की आवाज पर दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर गया और जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में मालिक का सूटकेस था और जाहिदा का शौहर अपनी बीवी की तरफ बढ़ रहा था। जाहिदा बीवी का शौहर बरतानवी शहरी था। वो कई साल के बाद अपने घर वापस आया था। शादी के कई साल गुजर जाने के बावजूद जाहिदा बीवी बेऔलाद थी, लेकिन उसके शौहर ने कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया था कि वो मां नहीं बन सकती। शौहर ने अपनी कमाई से इलाके में कुछ जमीन और दुकानें खरीदी थी, लेकिन सवाल यह था कि इसकी जायदाद की निगरानी कौन करेगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जाहिदा बीबी का शौहर अपनी बीवी को आवाज दे रहा था। अरे भाई जाहिदा, तैयार नहीं हुई? कितनी देर लगाओगी तुम? जी तैयार हो गई हूँ, बस आ रही हूँ मैं। अरे जाहिदा, क्या ढूंढ रही हो? मेरा क्लिप कहीं गिर गया है, मिल नहीं रहा। ये ला तो नहीं? जी यही है। थैंक यू। मैं तैयार हूँ, चले? एक बात कहूँ? जी कहिए ना। किसी से कहोगी तुम? अल्लाह खैर करे, ऐसी क्या बात है? आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये लो, मेरे हस्बैंड की बातें सुनो। दिल रखना और तारीफें करना कोई आपसे सीखे। अरे भाई, मैं अपनी बीवी से झूठ क्यों कहूंगा? अच्छा काम करते हैं, हम चलते हैं। आज हम चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पर और खाना भी बाहर खाएंगे। ठीक है, चले? चलो आओ। शब्बीर ने देखा कि जाहिदा बीबी का शौहर प्यार से अपनी बीवी का हाथ पकड़े उसे बाहर ले गया, उसे कार में बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा, अच्छा सा म्यूजिक ऑन किया और कार आगे बढ़ा दी। वाहिदा, कितना हसीन मौसम है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। देखो चारों तरफ हरे हरे दरख्त हैं, हरियाली है। जाहिदा ने चुंधियाती आंखों से शीशे के पार देखने की कोशिश की और फिर माहौल अफसरदा सा हो गया। जाहिदा, मैं सोच रहा हूँ कि हम अपना एक ट्रस्ट बना लेते हैं। देखो अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, मगर औलाद नहीं है, तो क्यों ना हमारी दौलत जरूरतमंदों के काम आए। वेरी गुड आइडिया। मगर ये सब कुछ देखेगा कौन? अरे भाई, मैं देखूंगा और कौन देखेगा? तो इसका मतलब आप दोबारा यूके नहीं जा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा अपनी बीवी को छोड़कर।
तुम ये गाना सुनो। शब्बीर को लगा जैसे माहौल में अचानक नगमे गूंजने लगे। जाहिदा के चेहरे पर खुशी रक्स कर रही थी और उसकी आंखें भीगती जा रही थीं। इलाके के कुछ बाअसर अफराद जाहिदा के शौहर की जायदाद पर कड़ी नजर रखे हुए थे और वो उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन जाहिदा के शौहर ने जायदाद ट्रस्ट के नाम पर कर दी थी, जिस पर बाअसर अफराद जाहिदा के शौहर से खुश नहीं थे। शब्बीर ने देखा कि इलाके का एक चौधरी जाहिदा के शौहर विलायत खान से मिलने आया हुआ था। देखें विलायत साहब, मेरी बात मान लें, मुझे आपकी दुकानें हर हाल में खरीदनी है, मुंह मांगे दाम दूंगा। देखिए चौधरी साहब, दुकानें आप ही की हैं, लेकिन मैं अपनी तमाम जायदाद एक ट्रस्ट के हवाले कर चुका हूँ। आप समझे, मैं मजबूर हूँ। मजबूरी? मैं तुम्हारी मजबूरी को खूब जानता हूँ। खैर, मैं चलता हूँ, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया विलायत खान। चौधरी के जाने के बाद जाहिदा का शौहर गहरी सोच में डूबकर कमरे में टहलता रहा, क्योंकि उसे चौधरी के तेवर कुछ अच्छे नहीं लगे थे। वो अभी अपने कमरे ही में टहल रहा था कि इस दौरान उसकी बीवी उसे आवाज देती हुई उसके पास आ गई। सुनिए, क्या बात है, आप बहुत चुप हैं? आप कुछ कहे क्यों नहीं रहे थे? खामोश। संभल के इधर बैठो इधर। क्या बात है? अरे वो चौधरी साहब आए थे, हमारी दुकानें खरीदना चाहते हैं। चौधरी साहब? वो तो बहुत खतरनाक है, मैंने सुना है। अरे हाँ होंगे, हमें क्या है। अच्छा बात सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, कुछ कागजात बनवाने मुझे, 2 घंटे तक आ जाऊंगा। हाँ अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सुनिए, मैं खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? अरे जो जी चाहे बना लेना, बल्कि हाँ ऐसा करो, तुम दाल बनवा लो। अच्छा ठीक है, मैं बना लूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। विलायत खान इस घर से क्या गया तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। और आज का ये किस्सा नहीं है, पिछले 8 बरस से विलायत खान की नाबीना बीवी अपने नाबीना भाई की मदद से अपने शौहर को तलाश कर रही है, लेकिन विलायत खान का कहीं कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। जाहिदा ने 8 बरस पहले अपने शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन एक बेसहारा औरत की कौन सुनता है। इस दौरान कुछ हमदर्द किस्म के बहरूपियों ने ट्रस्ट की देखभाल करने के बहाने जाहिदा की जायदाद को बुरी तरह लूटा, यहाँ तक कि उसकी कार भी चुरा ली गई। शब्बीर ने जब बेसहारा जाहिदा को देखा तो वो अब भी अपने शौहर का बरतानवी पासपोर्ट और कागजात संभाले अपने शौहर की राह तकने में मसरूफ नजर आई। ये है जाहिदा। मेरा अल्लाह तो सवाए आसरा कोनी, मेरा मिये मेरा सहारा है, मेरा बच्चा भी कोई नहीं है। भी धीरे अल्लाह ने मेरा एक्शन लेना चाहिए, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ले कि मेरे मेहरबानी मेरे ते कर दो। मेरा मियां जिथे भी है मेरी पीड़ लेके मेरी मुलाकात करा दो। जाहिदा ने 8 बरस पहले शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया था कि इसके शौहर को कहीं कत्ल न कर दिया गया। जाहिदा ने मुमकिन अगवाकारों के नाम भी बता दिए थे, लेकिन पुलिस ने जाहिदा के शौहर को ढूंढने में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। शब्बीर ने इंसानियत के नाम पर मुताल्लिका सीनियर पुलिस अफसरों से अपील की है कि जाहिदा जैसी बेसहारा और बीनाई से महरूम खातून की मदद की जाए, उसके शौहर को तलाश किया जाए और जाहिदा ने जिन मुश्तबा मुल्जिमान के नाम बताए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। इंसानी नफ्सियात और इंसानों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत हमेशा ही पेचीदा रही है। ये ताल्लुकात कभी रिश्तों का एहतराम करते दिखाई देते हैं और कभी उनकी धज्जी उड़ाते रहते हैं। भावलनगर में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि एक चौक पर मजमा लगा हुआ था और 2 अफराद एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए थे। ये इलाके के 2 अफराद थे जिनका नाम अफजल और रज़्ज़ाक बताया जाता है। तो मेरी बाइक वापस करेगा नहीं करेगा बे? जान नहीं करता, क्या कर लेगा तो? बे मैं तुझे जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा? ऐसे कैसे जान से मार देगा? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे।
यार क्या समझते क्या अपने आप को? फिर जा इधर से। लोगों के छुड़ाने पर दोनों एक तरफ हो गए। फिर एक दफा और पलटकर एक दूसरे पर हमला करना चाहा, लेकिन लोगों की वजह से ये कोशिश नाकाम हो गई। मजमा इधर उधर हो गया और रज़ाक सीधे थाने पहुंच गया। बावल नगर के इलाके डूंगा बुंगा के रिहायशी रज़ाक ने अफजल के खिलाफ मारपीट और चोरी चकारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिस पर अफजल को जेल भेज दिया गया था। इनके दरमियान मोटरसाइकिल खरीदने और बेचने पर तनाजा हुआ था और थाना कचहरी के बाद इनके दरमियान बाकायदा दुश्मनी शुरू हो गई थी। रज़ाक का एक अलमिया यह भी था कि उसको जल्द गुस्सा आ जाता था और उसकी बीवी भी इस बात को सख्त नापसंद करती थी और एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रऊफ नामी एक शख्स दोपहर के वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता रज़ाक का दरवाजा खटखटा रहा था। फिर दरवाजा खुद ब खुद इस तरह खुला कि कोई आवाज पैदा नहीं हुई। रऊफ खामोशी से अंदर दाखिल हुआ तो एक औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी लगाई और रऊफ को लेकर अंदर चली गई। तुमने बुला तो लिया, तुम्हारा शोहर आ गया तो फिर क्या होगा? नहीं, वो भी नहीं आएगा, वो शाम में आएगा। तुम इतने डरपोक क्यों हो? क्या डरना नहीं चाहिए? बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा जी बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह अच्छी हो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर हम बातें करेंगे। ठीक है। परवीन इटसाती हुई अंदर चली गई और रऊफ बेचैनी और खौफ के आलम में टहलने लगा। रऊफ रज़ाक का करीबी रिश्तेदार था और इसलिए उसके आने जाने पर रज़ाक को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो अधेड़ उम्र रज़ाक के लिए बेटों की तरह था। मगर रज़ाक को यह मालूम नहीं था कि रऊफ उसकी गैर मौजूदगी में भी आता था। रज़ाक की बीवी मुबैना तौर पर अपने आशिक को उस वक्त घर बुलाती थी जब उसका शौहर मौजूद ना हो। एक बार रज़ाक घर में था कि ऐसे में रऊफ भी वहां आ गया। रज़ाक ने बहुत गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। अरे आ भाई रऊफ, क्या हाल है भाई? कैसे हैं? से अल्लाह का शुक्र। बैठ 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 बैठ। अबे भाई रऊफ किधर है भाई तू? अब हम गरीबों को कहाँ पूछेगा, बड़ा आदमी हो गया, सुना है पैसे जो कमाने लगा है अब तू। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आता तो हूँ मगर आप घर पे नहीं होते हैं? अरे भाई परवीन, तुमने मुझे बताया नहीं कि ये हमारे गरीब खाने पे आते हैं हमारे पीछे। ये भी कोई बताने वाली बात है? आता है, सर हिलाकर चला जाता है, बच्चा बना हुआ है। अरे क्या हो गया, पूरे 30 साल को हो गया हूँ भाई मैं। हमारे लिए तो बच्चा ही है ना। अबे आ जाया कर यार, जरा दिल लगा रहता है, अच्छा भी लगता है। और वैसे भी मैं आजकल बहुत परेशान हूँ यार। क्यों क्यों, क्या हुआ मुझे बताएं। अबे तुझे तो पता है ना वो अफजल जिससे मेरा झगड़ा हुआ था, फिर वो जेल चला गया था। सुना है वो जेल से अब रह होके आ रहा है। बस इसी चक्कर में परेशान हूँ, कहीं आके कोई गड़बड़ ना करे यार। अरे मैं हूं ना, आप क्यों फिक्र करते हैं? और उसको तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, एक नंबर का क्रिमिनल शख्स है वो। शब्बीर ने देखा कि रऊफ और रज़ाक जब बातचीत कर रहे थे तो आते जाते परवीन इस तरह मुस्कुरा रही थी कि उसके शौहर को खबर ना हो। फिर वो चाय रखकर चली गई। रऊफ रज़ाक से जाने की इजाजत लेकर खड़ा ही हुआ था कि परवीन दोबारा अंदर आ गई। अरे बैठना यार, चला जाइयो। अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बाजार तक छोड़ दोगे? फिर परवीन अपने शौहर से मुखातिब हुई। मैं गोश्त लेकर आती हूँ, दुकान बंद हो जाएगी। अरे हाँ, वो मेरा हुक्के का सामान जरूर ले आना। अरे तुम हुक्का पीना मत छोड़ना। आओ रज़ा। इस वाक़े के बाद शब्बीर को मालूम हुआ है कि एक दिन जब रज़ाक घर आया तो उसने मुबैना तौर पर अपनी बीवी और रऊफ को कुछ इस तरह राज़ो न्यास करते देखा कि वो शक में मुब्तला हो गया और रऊफ के जाने के बाद बीवी पर तरह तरह के इल्जामात लगाकर उसे तलाक देने की धमकी देने लगा। शौहर का गुस्सा कुछ कम हुआ और 2-4 रोज में सुलह सफाई हो गई तो एक दिन परवीन ने रऊफ से मुलाकात की और फिर रज़ाक को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना लिया। शब्बीर ने देखा कि रऊफ बाजार से गुजर रहा था तो उसकी नजर अफजल पर पड़ी, जो 2 रोज पहले ही जेल से छूट कर आया था। अफजल ने रऊफ को रोक लिया। तू रज़ाक का रिश्तेदार है ना? हाँ। उसको एक बात समझा देना, अब जरा होशियारी से रहे। अफजल जेल से वापस आ गया है। भाई आपका झगड़ा उनसे है, उनसे निपटे, मुझे क्या कह रहे हैं? तुझे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तू उसकी बिरादरी का है। छोड़ूंगा नहीं उसको, उसने मुझे झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया था। चल।
इस वाकये के बाद अचानक एक दिन परवीन के शौहर को किसी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ये एक बिल्कुल खुला हुआ केस था क्योंकि अफजल ने कुछ दिनों पहले रज़ाक को कत्ल करने की धमकी दी थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और फिर वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंची कि शब्बीर के होश उड़ गए। ये पूरी कहानी पुलिस की ज़बानी खुद ही सुन लीजिए। यहाँ पे रज़ाक नामी एक शख्स को फायर मारकर सर में कत्ल किया गया था। हमें इत्तला मिली, मौके पे पहुंचे, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी और फिर जब हमने घर वालों से पूछा इसकी बीवी है परवीन बीबी, उसने जो हमें कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें उसने कहा जी कि कोई नामालूम बंदे जो दो हैं वो मेरे खामन को मार के चले गए। तो हमने वहाँ पे तफ्तीश शुरू की तो वहाँ पे जो लोगों के इनके जो अजीज़ो कारब थे, इसके भांजे थे, कोई रीस थे मरने वाले रज़ाक के, उन्होंने हमें कहा जी कि ये मरने वाले का एक मोटरसाइकिल का मामला था अफजल मे नामी शख्स के साथ। तो वाकई उसका मामला भी था, मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मरने वाले अफजल ने उसको मरने वाले रज़ाक को मोटरसाइकिल चोरी का दे दिया था। इसमें इनकी इलाके में मुठभेड़ भी हुई, इसके बाप के साथ भी हुई। इसमें पकड़ के अफजल को चालान कर दिया। अफजल जो है वो 2 रातें पहले जेल से वापस आया था। असल जो स्टोरी इसमें निकली वो ये थी कि ये रज़ाक का भांजा है रऊफ, जो इसकी बीवी परवीन बीबी के साथ इसके नजायज़ तल्लुकात थे और उसने अपने इसको देख लिया तराजी हालत में परवीन बीबी को और रऊफ को, और इसने इनको डांट टपट की और कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जैसे धमकी वगैरह लगाई। इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। अब इनकी प्लानिंग का ये हिस्सा था कि इसका जो कि मामला है अफजल के साथ, अफजल के खिलाफ इसने मुकदमा भी दर्ज कराया है। इनकी लड़ाई भी हुई है, अफजल के बाप के साथ भी लड़ाई हुई जब वो पंचायत के लिए गया। तो क्यों ना उसका इंतजार किया जाए, जैसे ही वो आए कत्ल इसको कर दिया जाएगा और नाम पुलिस को जो है वो अफजल का ले देंगे और इस तरह पुलिस की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, मामला भी सीधा हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो हमने इनको दोबारा इस सारे मामले की छानबीन शुरू की। जैसे हम छानबीन करते गए बातें निकलती गई और ये फिर साबित हो गया, इनको पकड़ा गया, परवीन बीबी को पकड़ा गया, ये सारी बात क्लियर होगी। शब्बीर ने इस घिनौने वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि इस वाक़े के तमाम किरदारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है